Hello friends, I'm Rajiv Singh here, and once again I am in front of you people with History of Medieval Bihar Part 2. Friends, आई होप कि आप लोग जो लॉकडाउन में ये इम्पोर्टेंट टाइम आप लोग को मिला है, आप उसको काफ़ी अच्छे से यूज कर रहे होंगे। और ये जो गोल्डन टाइम इनफैक्ट आप लोगों को मिला है बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, आप इसको मिस नहीं कर रहे होंगे। ऐसा टाइम फॉर्चुनेटली आप लोग को मिला है कि अगर आप चाहें तो इस लॉकडाउन पीरियड को यूज करके आप अपने स्टडी को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी हद तक बीपीएससी का प्रिपरेशन के लिए जो भी सिलेबस है उसको आप कवर कर सकते हैं। तो होप कि आप सब लोग इस लॉकडाउन टाइम को यूज अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया तो फिर आगे की राह आपकी आसान हो जाने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ बीपीएससी को लेके होने वाली है। इसलिए फ्रेंड, माय बेस्ट विशेस विद यू कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और इस लॉकडाउन पीरियड को अच्छे से यूज़ करें। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, बिहार की हिस्ट्री के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में पढ़ा। हमने कल के सेशन में हिस्ट्री ऑफ मिडेवल बिहार पार्ट 1 हमने पढ़ा, और जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जो बिहार है उसके बारे में हम लोग जाना। आज हम लोग इस सेशन में मिडेवल हिस्ट्री बिहार पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ सल्तनत पीरियड के बाद के समय में जो बिहार में डिफरेंट डायनेस्टीज, छोटी छोटी डायनेस्टीज रूल किया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही हम लोग इसमें शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। शेरशाह सूरी का जो बिहार का हिस्ट्री रहा है, इट्स अ गोल्डन हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया ऑफ बिहार, यू कैन से। तो इस सेशन में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सेशन। जो सेशन आज हम लोग करने वाले हैं, जो आज हम जानने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है, आखिर इस क्या यूज है इसका। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि हम सल्तनत पीरियड के बाद की हिस्ट्री के बारे में इसमें यहाँ पे हम जानेंगे। सल्तनत पीरियड से लेकर जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बिहार पे हुआ था, इसके बीच के पीरियड में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ साथ शेरशाह सूरी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसने किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया था, वो चाहे वो सेना का रिफॉर्म हो, चाहे लैंड रेवेन्यू का रिफॉर्म हो, चाहे प्रशासन का रिफॉर्म हो, चाहे जुडिशरी सिस्टम का रिफॉर्म हो, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इवन आप लोग पता होगा कि जो शेरशाह सूरी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, उस समय काफ़ी प्रसिद्ध था। आज भी हम लोग शेरशाह सूरी का आर्किटेक्चर, अगर आप सासाराम कभी गए होंगे, अगर कभी जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह का उसका मकबरा बना हुआ है। इट्स अ मार्वेलस पीस ऑफ आर्किटेक्चर। तो उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। साथ ही हम लोग जानेंगे कि इस पीरियड में बिहार में कौन कौन सा रूलर्स ने रूल किया था बिहार को। जो भी छोटे छोटे रूलर्स बिहार में इमर्ज हुए थे, हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि मुग़ल पीरियड के समय में बिहार में कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर और रिप्रेजेंटेटिव मुग़ल रूलर्स के हुए थे। जैसे जब बाबर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में किसको किसको उन्होंने बिहार का गवर्नर बनाया, किसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, ये सब हम लोग इस सेशन में हम लोग जानेंगे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आज जो हम ये सेशन करने वाले हैं फ्रेंड्स, आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्यों इस पीरियड को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो डियर फ्रेंड्स, पीटी का जो एग्ज़ाम होता है हमारा, पीटी एग्ज़ाम का जो हिस्ट्री का जो पार्ट होता है, उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं और हमेशा से पूछे जाते रहेंगे। बिकॉज दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो है बिहार का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। साथ में शेरशाह सूरी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो जीएस पेपर 1 का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही इंटरव्यू में, चूँकि ये शेरशाह सूरी का पीरियड है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है बिहार के लिए, और इस बीच में जो भी किंगडम्स एंड रूलर्स रहे हैं वो किसी न किसी तरह से बिहार की हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाला है। तो कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ऑफ कोर्स जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर है तो उनके लिए तो ये काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, बी रेडी विद पेन एंड पेपर, और आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कहीं कुछ समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सो दैट जो भी आपका डाउट और कन्फ्यूजन इसको लेके है, हम लोग उसको दूर करें। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा सेशन का ये पर्पस है कि आप लोग अच्छे से मिडाइवल बिहार की हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर लें। आप देखते होंगे कि आप जब कभी कभी बीपीएससी का पीटी में ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऐसा इंडिकेटिंग क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री से पूछा जाता है जो जनरली कहीं नहीं मिलता है। तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिहार पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, और अगर आप उनको अच्छे से याद कर लेते हैं
तो बिहार पीटी बीपीएससी पीटी को क्लियर करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे चेरो डायनेस्टी ऑफ बिहार से। हमने देखा था अर्लियर सेशन में क्या कि बिहार और बंगाल के ऊपर पाला डायनेस्टी का रूल था। पाला डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन के बाद जब पाला डायनेस्टी ख़त्म हो गया था तब सेना डायनेस्टी आया था। तो वही होता क्या है कि जब पाला डायनेस्टी जो बिहार और बंगाल को अच्छे से रूल कर रहा था, स्ट्रांगली रूल कर रहा था, जब वो डिक्लाइन हो जाता है, जब वो ख़त्म हो जाता है, तो बहुत सारे ट्राइबल स्टेट बिहार में डेवलप होते हैं। छोटे जो स्टेट्स हैं, जो भी उसमें जागीरदार या जमींदार रहे होंगे, जो भी प्रोविंशियल रूलर उसमें रहे होंगे, वो छोटे स्टेट्स अपना क्रिएट कर लेते हैं। और उसी में से एक जो है चेरो डायनेस्टी डेवलप होता है। चेरो डायनेस्टी जो आज के समय में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रूल किया था, वो लगभग 300 ईयर्स तक के लिए। हाँ, और जैसे हमारा जो बिहार का एरिया, शाहाबाद एरिया हो गया, सारण एरिया हो गया, चंपारण एरिया हो गया, मुजफ्फरपुर एरिया हो गया, पलामू एरिया हो गया, इन सब एरिया में, इन सब रीजन्स में, क्योंकि बिहार और झारखंड पहले एक ही पार्ट माना जाता था, वो बाद में जाकर अलग हुआ है। तो पलामू एरिया जैसे झारखंड का है, तो इन सब एरियाज में स्मॉल रीजनल किंगडम्स डेवलप हुए। उन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था चेरो डायनेस्टी, जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर राज किया था। उनका जो रूल था वो जनरली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट एरिया को कवर करता था, और लगभग 300 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था। इसमें जो है चेरो डायनेस्टी था भोजपुर का, उसमें कुमकुम चांद झारप थे, जो कि इसका इम्पोर्टेंट रूलर थे। और उन्होंने जो उज्जैनी, आप आगे देखेंगे कि उज्जैनी रूलर जो उज्जैन से होके आए थे बिहार में, उसको बिहार से बाहर किया था। कुमकुम चांद झारप वाज द हेड ऑफ चेरो जो भोजपुर एंड चेज्ड अवे उज्जैनी फ्रॉम द लार्ज पार्ट ऑफ भोजपुर। जैसे हम आगे देख लेते हैं, नारायण मल जो किंग ऑफ उज्जैन थे, उन्होंने फाइनली चेरो को 1611 में डिसाइसिव बैटल में डिफीट कर दिया। क्या देखते हैं, कुमकुम चांद झारप जो चेरो के रूलर हैं, वो उज्जैन्स को बिहार भोजपुर से बाहर निकाल फेंकते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि नारायण मल जो है वो फाइनली चेरोज को 1611 में विद हेल्प ऑफ मुगल रूलर्स की मदद से वो चेरोज को हरा देते हैं। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे चेरो डायनेस्टी के, वो मेदिनी राय थे। मेदिनी राय वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चेरो डायनेस्टी। साथ में हम क्या देखते हैं कि उनके सन प्रताप राय चेरो डायनेस्टी को रूल करते हैं मेदिनी राय के बाद। और इनके पीरियड में प्रताप राय के बाद के समय में क्या हुआ है, 3 मुगल इन्वेशंस इनके ऊपर होता है, मुगल रूलर का अटैक्स होता है इसके ऊपर, और बाद में चेरो डायनेस्टी को मुगल रूल में एसिमिलेट कर लिया जाता है। क्योंकि जब ये उस समय का पीरियड की बात है जब दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट होता है और कोई सेंट्रल पावर नहीं होता है। बिहार में पाला डायनेस्टी का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, पाला डायनेस्टी भी ख़त्म है, सेंट्रल में भी कोई उस तरह का सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बचा, तो इस तरह छोटे डायनेस्टी सभी में डेवलप होने लगे। उज्जैनी डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप देखते हैं कि सल्तनत पीरियड के समय में अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी पावरफुल रूलर था, और वो पूरे नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया पे भी अटैक किया था और काफ़ी बड़े एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। तो उसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी मालवा को 1305 में अटैक करता है। धार को अटैक करके, जो कि मालवा में सिचुएटेड था, उसको 1305 में जीत लेता है। उसमें क्या है कि धार के जो राजा भोजराज थे, वो अपने बेटे देवराज के साथ और अपने फॉलोअर के साथ वो भाग के चेरो डायनेस्टी के राजा मुकुंद की शरण में आ जाते हैं। चूँकि वो लोग राजपूत रूलर थे, तो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी, एक तरह का कोर्डियल रिलेशन था। तो इसलिए राजा मुकुंद जो है वो राजा भोजराज और उनके बेटे देवराज और साथ साथ उनके फॉलोअर को अपने कोर्ट में शेल्टर देते हैं, अपने शरण देते हैं। और साथ साथ चूँकि वो भी एक रूलर थे, उनके सस्टेनेंस के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनको अच्छे से जीने के लिए जो साउथ गंगेटिक प्लेन का एरिया है उनको जागीर के रूप में देते हैं, तो सो दैट कि वो लोग वहाँ पे अपना रूल कर सकें, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके लाइफ जी सकें और एक अपना जागीर बना के अच्छे से रह सकें। लेकिन होता क्या है कि बाद में दोनों के बीच में वो एक झगड़ा टाइप का हो जाता है, एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है चेरो रूलर और उज्जैनी उसके बीच में। तो जो मुकुंद के सन थे सहसबल, वो भोजराज को मार डालते हैं। जो आपने देखा कि जो मुकुंद ने भोजराज और उनके बेटे देवराज फॉलोअर के साथ साथ वो चेरो डायनेस्टी में शरण देते हैं, साथ साथ उसको
साउथ गंगेटिक प्लेन को का जागीर भी देते, लेकिन बाद में कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाने के कारण जो सहसबल मुकुंद के बेटे होते हैं वो भोजराज को किल कर देते हैं, और इसके रिटेलिएशन में देवराज जो भोजराज के बेटे थे वो सहसबल को मार डालते हैं। तो मुकुंद के बेटे सहसपाल ने भोजराज को मारा, और फिर भोजराज के बेटे देवराज ने रिटेलिएशन में सहसबल को किल कर दिया। फाइनली सहसबल फाउंडेड सिटी ऑफ भोजपुर। बाद में जब सहसबल पावरफुल हो जाते हैं तो उन्होंने भोजपुर सिटी को, जो आज का आरा शहर है या भोजपुर शहर है जिसको हम भोजपुरी बोलते हैं, उसको इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया। और जो सहसबल ऐसे ही नहीं चेरों के ऊपर जीत पा लेते हैं, उन्होंने मुगल रूलर से भी हेल्प लिया था और उनके ही मदद से वो चेरोज को डिफीट करते हैं। और चूंकि एक चीज़ और जान लेंगे कि आखिर उज्जैनी डायनेस्टी बिहार में कहाँ से आया, ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि चलो भोजपुर एरिया तो चेरोज है, चलो यहीं पे डेवलप हुआ, यहीं पे रूल किया। आखिर उज्जैनी जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहाँ का रूलर बिहार में आके कैसे रूल किया? तो क्या था, चूँकि वो धार मध्य प्रदेश से ही बिहार में आए थे और उज्जैन के एरिया से आए थे, उसने जब यहाँ पे सेटल हुआ तो उनका नाम उज्जैनी दिया, और जो डायनेस्टी उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया उस डायनेस्टी को का नाम भी उज्जैनी डायनेस्टी कहा जाता है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे अगर पूछ दे कि इन फॉलोइंग इसमें से कौन सा डायनेस्टी बिहार से रिलेटेड नहीं है, और अगर उज्जैनी डायनेस्टी है तो कोई भी है एक कॉमन सेंस लगा कि उज्जैनी डायनेस्टी को टिक कर देगा कि उज्जैनी डायनेस्टी तो उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है, तो बिहार में होने का संभावना नहीं। लेकिन इनफैक्ट क्या है, उज्जैनी डायनेस्टी जो है भोजपुर में ही स्टैब्लिश था, और चूंकि ये उज्जैन से आए हुए थे इसलिए इनका नाम उज्जैनी डायनेस्टी पड़ा। तो इस तरह का जो ट्रिकी चीज़ें हैं इसको याद रखने की ज़रूरत है ताकि ये पीटी में आपको काफ़ी मदद कर सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइनली विद हेल्प ऑफ मुगल रूल उज्जैनी डिफीटेड चेरोज इन 1611। एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल होता है और उस बैटल में वो चेरोज को हराते हैं और उज्जैनी का डायनेस्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और साथ में हम देखते हैं कि इसी पीरियड में जब ये पूरा चल रहा था, सारा ही सब जगह उथल पुथल मचा हुआ था, इसी पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी बिहार में इस्टेब्लिश हुआ जो था नुहानी डायनेस्टी। एक्चुअली होता क्या है कि 1495-96 में सिकंदर लोदी हुसैन शाह सरकी को डिफीट करता है और दरिया खान नुहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है, क्योंकि लोदी डायनेस्टी के आते आते सल्तनत पीरियड काफ़ी डिसइंटीग्रेट हो गया था और वो छोटे छोटे स्टेट को भी अपने कब्जे में करने के लिए उसमें उनको अटैक करना पड़ता था। इसी क्रम में क्या होता है, सिकंदर लोदी जो लोदी डायनेस्टी के रूलर थे वो हुसैन शाह सरकी को हराते हैं और उनके जगह पे दरिया खान नुहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त करते हैं। फिर 1504 में क्या होता है कि सिकंदर लोदी जो है मुंगेर को बिहार और बंगाल का एक बाउंड्री बना देते हैं। इसके पहले होता था कि बिहार बंगाल ज्वाइंट था और बंगाल और बिहार में हमेशा स्ट्रगल होते रहता था। हमने पिछले सेशन में देखा था किस तरह जो बख्तियार खिलजी है बंगाल में जाके वहाँ लखनौती में जाके अपना कैपिटल बनाया और काफ़ी पावरफुल हो गया था। तो जब पावरफुल एक कोई प्रोविंस हो जाता है तो सेंटर से वो फ्री होना चाहता है। इसी के क्रम में हमेशा बंगाल और दिल्ली सल्तनत के बीच में टसल चलते रहता है, संघर्ष हमेशा चलते रहता है। तो इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए फाइनली 1504 में सिकंदर लोदी ने मुंगेर को बिहार को और बंगाल का बाउंड्री घोषित कर दिया, सो दैट कि इन एरिया में उतना स्ट्रगल नहीं हो। साथ में बहार खान नुहानी ने हुसैन शाह को 1523 में सक्सीड किया। हमने क्या देखा, सिकंदर लोदी हुसैन शाह सरकी को डिफीट करने के बाद दरिया खान नुहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त करते हैं और फिर बहार खान नुहानी जो है हुसैन शाह को सक्सीड करते हैं 1523 में। हुसैन शाह के बाद बहार खान नुहानी बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त होते हैं। बहार खान, अब इधर इसी बीच में क्या होता है कि 1526 का बैटल होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इस पीरियड में क्या होता है कि जब इब्राहिम लोदी हार जाते हैं तो सल्तनत पीरियड ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है और वहाँ पे बाबर का मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इस बीच में सेंट्रल अथॉरिटी का जो कंट्रोल था बिहार के ऊपर ख़त्म हो गया। इसलिए इसी का फ़ायदा उठाते हुए बहार खान नुहानी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया, बिहार का एक स्वतंत्र शासक अपने आप को नियुक्त कर दिया। वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर नहीं मानते हुए अपने आप को ही शासक घोषित कर दिया और अपना एक टाइटल ले लिया सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के रूप में। ही टुक टाइटल ऑफ सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। अब देखिए यहाँ पे टाइटल सुल्तान लगा हुआ है, मतलब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। अब इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और दिल्ली के प्रति इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। और इन सबों में नुहानी और फॉर्मली जो ट्राइबल चीफ्स हैं, ये सब अफ़गानी ट्राइबल्स हैं, तो इसमें नुहानी और फॉर्मली ट्राइबल चीफ जो अफ़गानी लोग थे वो काफ़ी मदद करते हैं इसमें।
एक चीज़ आपको जानना होगा थोड़ा सा, इसमें हम लोग मुग़ल काल के और जो जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे उसमें और इंडियंस रूलर्स के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप शुरू से जानते होंगे कि इंडियन रूलर्स में प्रीमोजिनेचर का सिस्टम रहा है। प्रीमोजिनेचर मतलब है कि जो राजा है, राजा के मरने के बाद या फिर वो इनकेपेबल हो जाता है तो उसका बड़ा बेटा ही राजा बनता है। एक सेट प्रिंसिपल है कि राजा का बड़ा बेटा ही, अगर वो कैपेबल है, किसी तरह का वो उसमें मेडिकल डिफ़ॉल्ट नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, मतलब कि वो राज काज संभालने के लिए उपयुक्त है, फिजिकली फिट है, तो वही राजा बनता है। ये सेट प्रिंसिपल है। हालांकि ये बहुत तरह का बाद में इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन जनरल वे में इंडियन हिंदू रूलर्स में प्रीमोजेनिचर का सिस्टम रहा है। लेकिन मुस्लिम रूलर्स में प्रीमोजेनिचर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहा है। उसमें राजा के बाद, किंग के बाद, रूलर के बाद, सुल्तान के मरने के बाद कौन राजा बनेगा, ये कोई सेट प्रिंसिपल नहीं। उसमें ये नहीं है कि उसका बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। इसके कारण क्या होता है, जब भी राजा ये रूलर की मृत्यु होती है तो एक बार ऑफ स्ट्रगल उसके बीच में छिड़ जाता है, जो भी उनके बेटे होते हैं या जो भी सुल्तान बनना चाहते हैं। इसी क्रम में क्या होता है कि 1526 में जब पानीपत की लड़ाई होती है तो सेंट्रल का पावर कमज़ोर हो जाता है बिहार में, और मोहम्मद शाह नुहानी खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है। और इसमें नुहानी और फॉर्मली ट्राइबल चीफ इनकी मदद करते हैं। तो और जो अफगानी सिस्टम है, अब जैसे जो तुर्क सिस्टम था उसमें था कि जो रूलर को रूलर मानता था, उसको वो माना जाता था कि ही इज एबव द जनरल पीपल। लेकिन जो अफगानी सिस्टम है उसमें सभी ट्राइबल चीफ्स को इक्वल माना जाता था। अगर कोई रूलर भी होता था तो जो और ट्राइबल हेड होते थे उसको वो अपने से छोटा नहीं समझते थे, जिसके कारण क्या होता है कि आप देखेंगे कि अफगान रूल बिहार में बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, इंडिया में बहुत टिक नहीं पाया, क्योंकि जो डिफरेंट ट्राइबल्स थे वो आपस में पावर के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे, जिसके कारण कि सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर होती गई। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बिहार में सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी को इंडिपेंडेंट घोषित करने में नुहानी और फॉर्मली ट्राइबल चीफ जो हैं वो काफ़ी मदद करते हैं। फाइनली सुल्तान मोहम्मद शाह इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ कनकपुर में हरा देते हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ कनकपुर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बैटल ऑफ कनकपुर ये आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, कितना भी हिस्ट्री का बुक पढ़ेंगे आप तो इस तरह का जो गूढ़ चीज़ें हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो आपको नहीं मिलेगा। और हो सकता है पीटी में को क्वेश्चन आ जाए कि बैटल ऑफ कनकपुर किनके किनके बीच में हो जाता है, उस समय पता चलेगा स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि कनकपुर का भी कभी युद्ध हुआ था। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, सुल्तान महमूद शाह और इब्राहिम लोदी के बीच बैटल ऑफ कनकपुर हुआ था, जिसमें वो सुल्तान मोहम्मद शाह इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। ये बिफोर 1526 के पहले की बात है। सुल्तान महमूद शाह का अचानक डेथ हो जाता है और वो अपने माइनर सन जलाल खान के द्वारा सक्सीड किए जाते हैं। चूँकि महमूद शाह का डेथ हो जाता है तो जलाल खान का बेटा जो माइनर था वो यहाँ का सुल्तान बनता है। और लेकिन चूँकि वो जलाल खान माइनर था इसलिए फरीद खान, जो कि शेर शाह का बचपन का नाम है, वो उनके एडवाइज़र के रूप में नियुक्त होते हैं। रिजेंट का लीजिए, एडवाइज़र के रूप में नियुक्त कर लीजिए। एक्चुअली फरीद खान तो जलाल खान तो बच्चे थे, तो सारा पावर, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड डिसीजन जो है फाइनली फरीद खान के ही जिम्मे आ गया, शेरशाह के जिम्मे आ गया। और होता क्या है कि इसी बीच में हुमायूं का सेंट्रल अथॉरिटी दिल्ली में कायम हो जाता है, वो मुगल रूलर बन जाते हैं और वो बिहार पे अटैक करते हैं। साथ में और लगातार जो बिहार पे अटैक होते रहता है तो इससे डर के जलाल खान वो भाग जाते हैं, बिहार छोड़ के भाग जाते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि पूरा जो बिहार का एरिया था जिसके ऊपर नुहानी डायनेस्टी का रूल था वो शेर शाह के जिम्मे आ जाता है, उसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन शेर शाह के जिम्मे आ जाता है। हाँ, हम देखते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट मुगल रूलर्स, जब बाबर और हुमायूं मुगल रूलर्स थे तो मुगल और अफगान के बीच में बिहार के कंट्रोल को लेकर हमेशा फाइट होते रहा। चूँकि बिहार और बंगाल का एरिया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जो भी सुल्तान होता था दिल्ली का वो चाहता था बिहार और बंगाल को कब्जा में कर लेने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बिहार का एरिया है नुहानी डायनेस्टी के कब्जे में आ जाता है। तो उसी तरह के साथ साथ में और भी जो अफगान ट्राइबल रूलर्स थे वो यहाँ पे गवर्नर्स बने हुए थे। तो बिहार को कब्जा करने के लिए बाबर और हुमायूं के समय में मुगल और अफगान के बीच में हमेशा स्ट्रगल होते रहा, संघर्ष होते रहा। लेकिन फाइनली जब अकबर स्टेब्लिश कर लिया अपना शासन दिल्ली के ऊपर, जब मुगल रूल स्टेब्लिश हो गया बिहार ये इंडिया के ऊपर, तो दिल्ली में
तो फाइनली अकबर ने बिहार को अपने कब्जे में लेके एक अपना स्वतंत्र प्रोविंस ही बना डाला। मतलब इसके पहले तो कभी इंडिपेंडेंट होता था तो कभी सुल्तान के कब्जे में होता था, लेकिन फाइनली अकबर खुद देखेंगे आगे हम लोग, खुद बिहार पे अटैक करते हैं और बिहार को कब्जे में करके अपना एक प्रोविंस घोषित कर देते हैं, और वो फाइनली बिहार जो है मुगल रूलर का एक कोर पार्ट हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहाँ के बीच में सेंट्रल अथॉरिटी मजबूत रहता है। औरंगजेब भी जब तक रूलर थे तो सेंट्रल अथॉरिटी मुगल पीरियड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण बिहार की स्थिति ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है तो होता है कि जो मुगल डायनेस्टी है वो डिस्टिंग्रेट करना शुरू करता है, मुगल पावर डिस्टिंग्रेट करना शुरू करता है, और फिर जो है बिहार जो है बंगाल में मर्ज कर जाता है। जो इंडिपेंडेंट बिहार एक प्रोविंस के रूप में था वो ख़त्म हो जाता है और फिर वो बंगाल में मर्ज कर लिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में और सूर एम्पायर के बारे में। शेरशाह सूरी जो मिडाइवल इंडिया का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर है। अगर बाय एक्सीडेंट इनका डेथ नहीं होता, आप लोग देखेंगे कि एक कालिंजर के किला पे जब उन्होंने अटैक किया था और उसको वो जीतने ही वाले थे कि बाय एक्सीडेंट एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बुन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर शेरशाह सूरी उस समय जीवित होते कुछ और ज़्यादा समय के लिए तो इंडियन हिस्ट्री कुछ डिफरेंट होता, जैसा कि जो कि आज हम लोग को पढ़ने में मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि शेरशाह सूरी का लाइफ कैसा रहा, कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़ा, क्या क्या उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल की और किस तरह का प्रशासकीय व्यवस्था इंडिया के ऊपर उन्होंने लागू किया। तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था। हिज नेम वाज फरीद खान ऑफ हिज चाइल्डहुड। और उसके जो पिताजी थे वो जौनपुर यूपी में एक छोटे जागीरदार थे। उसमें जो किंग जो रूलर होता था वो छोटा छोटा जागीर अपने जागीरदारों को दे देता था, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके और वहाँ पे अपना छोटी सेना इस्टेब्लिश करके रखने के लिए। और जब ज़रूरत होता तो ये जागीरदार की सेना जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, सेंट्रल रूलर को युद्ध में मदद करने के लिए अपनी सेना भेजती थी। तो हम लोग यहाँ पे देखते क्या है कि सुल्तान मोहम्मद नुहानी जो है अपने सन जलाल के लिए फरीद खान को ट्यूटर नियुक्त करते हैं ताकि उनके देख रेख में जलाल की ट्यूटरिंग हो, जलाल आगे बढ़े, शिक्षा दीक्षा हासिल करे, साथ साथ वो अन्य नीतियाँ भी जो राज्य चलाने की नीतियाँ होती है वो उसको सीखे। तो सुल्तान मोहम्मद शाह का काफ़ी ट्रस्ट था फरीद खान के ऊपर और वो अपने सन जलाल के लिए ट्यूटर नियुक्त करते हैं। लेकिन जब सुल्तान महमूद की एकाएक मृत्यु हो जाती है, जैसा हमने अभी बात किया कि सुल्तान महमूद शाह नुहानी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो एक्स क्वीन दादू थी, दादू उनकी जो पहली पत्नी थी, पहले उनकी बेगम रही थी, तो वो फरीद खान को डिप्टी एंड वाइस रीजेंट ऑफ जलाल फिर से घोषित कर देती है। तो वो रीजेंट तो थी ही, वो तो ट्यूटर तो थे ही, साथ साथ जो क्वीन दादू ने फरीद खान को डिप्टी एंड वाइस रीजेंट ऑफ जलाल घोषित कर देती है। मतलब एक तरह से सारा पावर जो है फरीद खान के हाथ में आ जाता है, क्योंकि माइनर सुल्तान था और कोई उस तरह का कोई इन्फ्लुएंशियल नोबल नहीं था जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। और फरीद खान शुरू से ट्रस्ट वर्दी रहा है और वो काफ़ी रिसर्चफुल पर्सन रहे थे, जिसके कारण सब लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे। इसी क्रम में एक्स क्वीन दादू जो है फरीद खान को रीजेंट, वाइस रीजेंट और डिप्टी ओल्ड ऑफिस जो है जिनको पहले मिला हुआ था फिर से इनको रिस्टोर कर देता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारा जो नुहानी डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो फरीद खान के जिम्मे आ जाता है। और इसके साथ साथ हमने भी बात किया कि फरीद खान बहुत ही रिसोर्सफुल था, वो बहुत स्ट्रेटजिकली माइंडेड था और वो जानता था कि कहाँ पे करने से क्या रिजल्ट आने वाला है। वो प्लानिंग करना और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप था उसको बेहतर करने के लिए वो काफ़ी ही तेज़ तर्रार आदमी थे। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि ताज खान जो सारंगी खान की विधवा होती है मल्लाडो मल्लिका, उससे वो शादी कर लेता है, जिससे होता क्या है कि उसको जो चुनार का किला है वो गिफ्ट के रूप में मिलता है। तो जब ताज खान की विधवा लाडो मलिक से शेरशाह या फरीद खान शादी करते हैं तो चुनार का एक इम्पोर्टेंट किला इसके हाथ लगता है। और फाइनली क्या होता है कि इनिशियली ही अवॉइडेड फाइटिंग विद मुगल्स, चूँकि अभी नया शासन बिहार के ऊपर उन्होंने शासन करना शुरू किया था,
और इनकी सेना और जो रिसोर्स था बहुत ज़्यादा नहीं था, तो शेरशाह अवॉइड कर रहे थे कि हुमायूं से डायरेक्ट कांटेक्ट हो, डायरेक्ट बैटल हो। तो इनिशियली वो अवॉइड करते रहे कि किसी तरह से वो हुमायूं से किसी तरह का फाइट नहीं हो। और इसी क्रम में जो हुमायूं के जनरल हिंदू बेग थे उससे वे समझौता भी करना चाह रहे थे ताकि कि वो बिहार के ऊपर वो अटैक ना करें। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो शेरशाह था वो चुनार का स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस समझते थे, और इसके कारण वो सारा को सरेंडर करने के बावजूद भी चुनार का किला सरेंडर नहीं किया। फाइनली इसी क्रम में क्या होता है कि बंगाल रूलर महमूद शाह को ये शेरशाह हराते हैं, और उस समय इनका कमांडर कुतुब खान होता है, और उस समय जो महमूद शाह का कमांडर कुतुब खान होता है उसको मार डालते हैं। अब है कि जैसे बिहार का बाउंड्री को बढ़ाना है तो वेस्ट की तरफ बढ़ नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे हुमायूं का शासन ऑलरेडी आ गया था। तो ये जो बंगाल का रूलर था, बंगाल का जो एरिया था जिसके साथ हमेशा बिहार का संघर्ष चलते रहता था, तो वो बिहार बंगाल को जीतने के लिए महमूद शाह की आर्मी जो कुतुब खान के कमांड में था उस पर अटैक करता है और उसको हरा डालता है। लेकिन फिर क्या होता है कि कुतुब खान के जो सन इब्राहिम होते हैं वो फिर उसका बदला लेने के लिए बिहार पे अटैक करते हैं, और बिहार में बैटल ऑफ सूरजगढ़ होता है नियर मुंगेर इन 1534। ये भी याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैटल ऑफ सूरजगढ़ बिटवीन शेरशाह एंड इब्राहिम सन ऑफ कुतुब खान नियर मुंगेर इन 1534। लेकिन इसमें भी शेरशाह जीतते हैं, और इस तरह से उनका जब ये जीत जाते हैं इस बैटल को, सूरजगढ़ के बैटल को, तो फिर बिहार में इनको शेरशाह को टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा था। कोई भी इनका उस तरह का दुश्मन नहीं बचा था जो इनको चैलेंज कर सकता था। तो इसके बाद ये टाइटल हजरत आला लेते हैं। और हम देखे थे जलाल खान, और इसी पीरियड में होता है कि जलाल खान बिहार छोड़ के भाग जाता है। फिर क्या करता है, शेर खान अटैक्ड गौर एंड कलेक्टेड 13 लाख एज बार इंडिमनिटी, डिफीटेड हुमायूं एट बैटल ऑफ चौसा एंड बंगाल एंड बिहार। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसी बीच में हुमायूं का जो बार बार अटैक हो रहा था, तो जलाल खान जो माइनर सन थे उस बिहार छोड़ के भाग जाते हैं। तो शेर शाह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए गौर पे अटैक करते हैं। ही अटैक्ड गौर बंगाल, और वहाँ से 13 लाख से बार इंडिमनिटी प्राप्त करते हैं, जो युद्ध का खर्च होता है वो उसके शासक से लेता है। और इसी बीच में अब है कि बिहार और बंगाल इसके कब्जे में आ जाता है। तो जब पता चलता है हुमायूं को कि बिहार और बंगाल जो है हुमायूं के रूल से निकल रहा है, तो वो इस पर अटैक करने के लिए आता है कि वो शेरशाह को हरा के इस पूरा एरिया को अपने कब्जे में ले सके। और ये थोड़ी सी लंबी इसमें स्टोरी चलती है। हुमायूं जो है वहाँ तक गौर तक पहुँच जाता है, लेकिन शेरशाह डायरेक्ट अटैक नहीं करता, लेकिन कुछ इस तरह का स्ट्रेटजिकल पोजीशन बचता है कि वो बुरी तरह से चौसा के निकट फंस जाता है, कर्मनाशा नदी के निकट फंस जाता है, और स्ट्रेटजिकली बहुत ही वीक पोजीशन में आ जाता है। तो इसी पे फिर शेरशाह उसके ऊपर अटैक करता है। और बैटल ऑफ चौसा नियर बक्सर 26 जून 1539 को होता है, और इसको डिफीट कर देता है और हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं वाज द सुल्तान ऑफ द टाइम और रूलर ऑफ द इंडिया, रूलर ऑफ दिल्ली, और एक तरह से वो पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया का वो रूलर था। और जब वो हार जाता है तो फिर उसको बिहार और बंगाल में शेरशाह को कोई भी पॉइंट आउट करने वाला नहीं बचा, कोई भी इनको चैलेंज करने वाला नहीं बचा। इस तरह से बैटल ऑफ बक्सर के बाद, चौसा के बाद, पूरा बंगाल और बिहार इनके कब्जा में आ जाता है, और ही टुक टाइटल ऑफ शेरशाह। इसी बीच में क्या होता है कि हमने अभी बात किया था कि मुग़ल रूलर्स में प्रिमोजिनीचर नाम का कोई सिस्टम नहीं था। तो जब हुमायूं दिल्ली में रूलर बने थे तो उनका 2 भाई कामरान और हिंदल थे। वो दोनों भी जो है पावर लेने के लिए, ज़्यादा एरिया अपने लेने के लिए हमेशा आपस में संघर्ष करते रहते थे। साथ साथ हुमायूं जो है वो मालवा एरिया और राजस्थान एरिया को, गुजरात एरिया को भी अटैक करते हैं। तो जब इन सब चीज़ों में वो काफ़ी बिजी रहते हैं, तो शेर खान जो है तब तक अपना पोजीशन मजबूत कर लेते हैं। इनको टाइम 2 साल का अच्छा टाइम मिल जाता है, और सेना को बहुत मजबूत कर लेता है, पूरा स्ट्रेटजिकली अपने आप को तैयार कर लेता है, सो दैट कि वो हुमायूं को इंडिया से बाहर करके एक सूर डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर सके। फाइनली जब इन सब चीज़ों से हुमायूं फ्री हो जाता है तो फिर वो बिहार के ऊपर अटैक करता है। हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट, और चुनार में जो हमने देखा था कि फोर्ट ऑफ चुनार कैसे लाडो मलिक से शादी करने के बाद इनको मिला था, वो उस पर अटैक करता है।
और रूमी खान जो थे वो हुमायूं के गनर थे। आप एक चीज़ और जानना इसमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि बाबर ने इंडिया में कैनन का यूज़ प्रारंभ किया था। कैनन मतलब तोप का प्रयोग प्रारंभ किया था बाबर ने। तो रूमी खान जो है तोपची था उस समय हुमायूं का, और वो चुनार किले को कब्जा करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। याद रखिएगा, ये रूमी खान ये हुमायूं का तोपची था। फाइनली जब हुमायूं ये शेर शाह चुनार का किला हार जाता है तो वो सासाराम के किला को बाय ट्रेचरी कैप्चर कर लेता है। छल से सासाराम के फोर्ट को कैप्चर कर लेता है। सासाराम का फोर्ट उसमें काफ़ी मजबूत होता है और वहाँ पे शेर शाह अपनी फैमिली को रख के उनको सेफली रख देता है। अब फिर वो दोबारा गौड़ पे अटैक करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स इकट्ठा कर सके। After victory over Gaur, Sher Khan offered Humayun that he would surrender and will also pay annual tribute to him. अब यहाँ पे हमने देखा कि अभी भी जो पावर था बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन गौर के अटैक के बाद वो हुमायूं से किसी तरह का संधि करना चाह रहा था कि ठीक है हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, हमको सिर्फ बिहार में आप रूल करने की फ्रीडम दें। और वो चाहते थे कि सिर्फ बंगाल हमारे लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन हुमायूं ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और फिर वो बंगाल पे अटैक करना शुरू किया, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। और बैटल ऑफ चौसा नियर कर्मसारा से 1540 में हुआ, जिसमें वो हुमायूं हार गए और हुमायूं किसी तरह से एक पानी पिलाने वाले की मदद से वो रिवर को क्रॉस करके अपनी जान बचाते हैं। शेर खान फिर जो है फाइनल बैटल होता है 1540 में। तो 1539 का चौसा के युद्ध के बाद फिर 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है 1540 में, और जिसमें कि वो फाइनली शेर शाह हुमायूं को फाइनल रूप से हरा देता है और हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ता है, इंडिया छोड़ के भागना पड़ता है। और उसी भागने की पीरियड में जो हुमायूं है उसको बोला जाता है ए प्रिंस विदाउट एनी किंगडम, क्योंकि वो दिल्ली हार गया और उधर का उसका जो भाई लोग था वो भी इसकी मदद नहीं करता है उस समय, तो हुमायूं नोन एज प्रिंस विदाउट किंगडम। और इस तरह से 54 ईयर्स के एज में जो शेर शाह है वो दिल्ली की सल्तनत गद्दी पे बैठता है। उसके बाद उन्होंने शेर शाह सूरी ने अपने जो किंगडम था, जो अपना एरिया था, उसको काफ़ी दूर दूर तक बढ़ा लिया था। और इतना बड़ा एरिया जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से लेके अब तक किसी ने रूल नहीं किया था। सूर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू इंडस, वो पेशावर से लेके इंडस नदी जो है वहाँ से लेके पूरे बंगाल तक, पूरा अगर बोला जाए साउथ टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूरा एरिया पे शेर शाह सूरी का एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद शेर शाह सूरी चुपचाप बैठा नहीं, वो लगातार राजस्थान के ऊपर अटैक करते रहा और पूरे इंटायर राजस्थान को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसी तरह से वो मालदेव जो एक इम्पोर्टेंट राजपूत रूलर थे राजस्थान के, वो सेमल में बैटल ऑफ सेमल 1544 में उसको हराते हैं और वो पूरे राजस्थान को अपने कब्जे में ले लेते हैं। हालांकि अब होता गया है कि जो बैटल ऑफ कालिंजर था, कालिंजर का जो फोर्ट था वो बुंदेलखंड एरिया का एक तरह से एंट्री पॉइंट था, उसको कब्जे में करने के लिए बहुत दिनों से प्रयास शेर शाह कर रहा था। और उसी कालिंजर फोर्ट के पे जब पूरा वो डेरा डाले हुए था, वो सीज किया हुआ था, तो उसी में गन बस्ट हो गया, एक बम ब्लास्ट होने के कारण वो जख्मी हो गए और फाइनली 1545 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन तब तक वो कालिंजर का किला जीत चुके होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे शेर शाह ने पहले बंगाल बिहार के रूलर्स को हराया, फिर हुमायूं को हरा कर दिल्ली का सल्तनत, दिल्ली का पूरा रूल अपने अंडर लिया। उसके बाद पूरा राजस्थान के जितने भी राजपूत रूलर्स हैं उसको बुरी तरह से हराया। उसके बाद फिर वो दक्कन एरिया में भी प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1545 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इस्लाम शाह सूर डायनेस्टी के नए रूलर बनते हैं, और जो कि 1553 तक रूल करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हुमायूं भी उस समय अपना पावर बिल्डअप कर रहा होता है, और जो अफगान सिस्टम में हमने अभी बात की थी कि उसमें ट्राइबल्स रूलर्स होते थे, ट्राइबल नोबल्स होते हैं, और नोबल्स सब लोग अपना पावर इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो धीरे धीरे स्ट्रगल शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो है उनका पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है।
इसमें इसी तरह से इस्लाम शाह का भी जो ज़्यादा पावर है वो अपने भाइयों और जो अपने नोबल्स थे, जो अपने उनके मंत्री लोग थे एक तरह से कहा जाए, तो उनके विद्रोह को दबाने में ही बहुत सारा एनर्जी अपना वेस्ट कर दिया। फाइनली ही वो भी बहुत जल्दी मर गया। उसके बाद उनका माइनर सन फिरोज जो है वो सक्सीड करता है उनको, और उसके बाद इस्लाम शाह के बाद उनका सन फिरोज गद्दी पे आता है, लेकिन उनसे उनके मैटरनल अंकल आदिल शाह मार डालते हैं। आदिल शाह किल फिरोज और वो खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब हम इधर देख रहे हैं कि शेरशाह के मरने के बाद फिर जो दिल्ली का जो सूर डायनेस्टी है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं फिर दिल्ली के ऊपर अटैक करता है और 2 बैटल्स में पूरे अफगान को डिफीट करते हुए फिर 1555 में बिहार इंडिया के ऊपर, दिल्ली के ऊपर मुग़ल रूल का स्थापना करता है। दिल्ली और आगरा सूर डायनेस्टी से ले लेता है और अगेन बिकम रूलर ऑफ दिल्ली। तो हम इधर देखते हैं किस तरह से पहले हुमायूं 1540 तक रहा, उसके बाद फिर 1555 में आके दिल्ली का रूलर बन जाता है और मुग़ल रूल पार्ट 2 स्टार्ट होता है। हालांकि हुमायूं के कब्जा होने के बाद भी, दिल्ली के ऊपर कब्जा होने के बाद भी बिहार अफगान के ही कब्जे में रहा, क्योंकि अभी हुमायूं का पावर उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं हुआ था कि बिहार को अपने अंडर ले सके। तो जब वो दिल्ली पे हुमायूं का रूल इस्टेब्लिश हुआ, फिर भी बिहार में अफगान का रूलर ही रहा। इसी क्रम में ताज खान करनी जो एक अफगान ये थे, वो बिहार में एक अफगान स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और बिहार शरीफ को अपना कैपिटल बनाते हैं। इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सूर डायनेस्टी के बाद ताज खान करनी जो है एक अफगान स्टेट बिहार में इस्टेब्लिश करते हैं, अफगानी शासन बिहार में इस्टेब्लिश करते हैं और वो अपना कैपिटल बिहार शरीफ बनाते हैं। इसी क्रम में दाऊद खान करनी जो सुलेमान के बेटे थे, वो अकबर के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। तो अकबर जो है अकबर अपने तब तक जो है मुग़ल रूल काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका था और मुग़ल एम्पायर काफ़ी पावरफुल हो चुका था। तो जब दाऊद खान करनी सुलेमान के बेटे जो हैं वो अकबर के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, तो अकबर स्वयं बिहार पे अटैक करता है और फिर 1576 में राजमहल के युद्ध में दाऊद खान को हरा देता है और हाजीपुर को भी कैप्चर कर लेता है। इस तरह से और अकबर जो है फिर बिहार को एक इम्पोर्टेंट प्रोविंस, सेपरेट प्रोविंस घोषित करते हुए पूरे बिहार को ही मुग़ल रूल में एसिमुलेट कर लेता है, मुग़ल रूल में मिला लेता है। इस तरह से जो इंडिपेंडेंट रूलिंग अब तक आ रहा था बिहार में किसी न किसी रूलर्स का, वो समाप्त हो जाता है और वो मुग़ल शासन का एक अभिन्न हिस्सा हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से पाल पीरियड के बाद, पाला और सेना डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेशन के बाद किस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, मूवमेंट और जो भी घटनाक्रम हो रहा था वो बिहार में हो रहा था, और हमने देखा किस तरह से शेरशाह एक पावरफुल रूलर के रूप में निकले। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि शेरशाह का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल सिस्टम में, और भी इंडियन के जो डेवलपमेंट था उस समय का, उसमें शेरशाह का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो सबसे पहली बात है कि शेरशाह ने लॉ एंड ऑर्डर पूरे अपने एम्पायर में इस्टेब्लिश किया। दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शेरशाह सूरी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि होता क्या है कि आज के समय में भी ये है कि अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। सब छोटा छोटा जो रूलर्स होता है वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगता है, जिसके कारण कि पूरी संघर्ष की स्थिति पूरे एम्पायर में फैल जाती है। आज ही के समय में देख लीजिए कि अगर आपका सेंट्रल मजबूत नहीं हो, या फिर कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर मजबूत नहीं हो, या फिर वो अपने एरिया को जो भी पुलिस सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, अगर उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है तो एक केओस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चूँकि आज के समय में इतना सारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, हाँ, मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, उस समय तो ऐसा था भी नहीं। तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी अपने आप में। लेकिन शेरशाह सूरी ने अपने एम्पायर में एक मार्वेलस लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करके उस समय दिखाया। उन्होंने उस समय जो ट्रेडर्स लोग होते हैं उसमें जंगलों से होकर गुजरते थे, अन्य जगह से गुजरते थे जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था, तो डकैत और डाकू और जो रॉबर्स होते थे वो उनको ये कर लेते थे, छीन लेते थे, मार डालते थे। तो उनके खिलाफ ये डकैत्स और रॉबर्स या फिर ज़मींदार रिवोल्ट करना चाह रहे थे,
उसके खिलाफ काफ़ी कड़ा पॉलिसी शेरशाह सूरी ने अपनाया और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उनको दिया। अगर वो पकड़े जाते थे तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया उन्होंने। साथ में क्या किया था कि जिस एरिया में अगर किसी तरह का कोई लूट पाट डकैती हो जाती हो या किसी का मर्डर हो जाता था तो वहाँ के ज़मींदार को शेरशाह सूरी रिस्पॉन्सिबल बना देते थे कि आपके क्षेत्र में ये हुआ है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उसके लिए उस ज़मींदार को पनिश भी किया जाता था। जो भी विलेज एडमिनिस्ट्रेटर होता था, जो भी रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर होता था उस एरिया का, उसको ब्रूटली पनिश किया जाता था। और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो उनका एम्पायर था, शेरशाह का एम्पायर था, काफ़ी हद तक कंट्रोल की स्थिति में आ गई। इसी क्रम में क्या है कि अब्बास खान सारवानी जो शेरशाह के हिस्टोरियन थे, वो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन को काफ़ी डिटेल में बताते हैं। वो एक जगह ऐसे भी लिखते हैं कि अगर कोई एक बूढ़ी या लाचार औरत भी अपने सर के ऊपर वो सोने का हार लेके या सोने का गहना लेकर पूरे एम्पायर में जर्नी कर सकती थी, पूरे एम्पायर में घूम सकती थी विदाउट एनी फियर। ये जो है अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, इस तरह का डर है लोगों में पैदा कर दिया जाए कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, तो ट्रेडिंग बढ़ेगा, अपने आप में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेगा और साम्राज्य में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बढ़ने से खुशहाली भी आएगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट शेरशाह सूरी ने किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि है उस समय की। साथ में क्या है कि जो इंपीरियल रोड था जिससे होके राजकीय सेना गुजरती थी, उसको उन्होंने काफ़ी डेवलप किया। और इसी क्रम में वो पेशावर से लेके सोनारगांव बंगाल तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा दिया। रोड जो पहले था वो भी पहले से भी था, लेकिन वो काफ़ी टूटी फूटी स्थिति में था, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी मजबूत ढंग से बना दिया, जिससे कि ऊपर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी आसान हो गया और पूरा नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। जीटी रोड बनाने के साथ साथ वो आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक का भी रोड बनाया। और तीसरा रोड वो लाहौर टू मुल्तान बनाया। इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है कि जो रोड कम्युनिकेशन था उसमें जीटी रोड बनाने के साथ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ये याद रखते हैं कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जीटी रोड बनाने के साथ साथ आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ के लिए भी रोड बनाया और तीसरा रोड उन्होंने लाहौर से मुल्तान के लिए बनाया। इस तरह से पूरा जो भी एम्पायर का एरिया इनके कब्जे में था वो सबको कम्युनिकेशन से जोड़ दिया, ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ दिया, ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पे इंपीरियल आर्मी है बहुत ईजिली वहाँ पे पहुँच सके और इंटरफेयर कर सके अगर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है तो। साथ साथ जो इतना बड़ा रोड नेटवर्क बनाया तो उन्होंने सराय की भी स्थापना की। हर एक 2 कोस पे, जो कि 8 किलोमीटर माना जाता है, हर एक 2 कोस पे एक सराय की स्थापना की, जिसमें दोनों हिंदू जो ट्रेडर्स होते थे, मुस्लिम ट्रेडर्स के रहने का अलग अलग अरेंजमेंट किया जाता था और उसमें बहुत सारे वॉचमैन भी रहते थे और उसमें एक कस्टोडियन होता था सुहाना, जो जिसके कंट्रोल में वॉचमैन काम करते थे। अच्छा, और जो सराय का एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। किसी का उसमें कहा जाता है किसी का मजाल नहीं था कि किसी तरह का लूट पाट वो कर सके या किसी तरह की हेरा फेरी जो ट्रेडर्स हैं उसके सामान के साथ कर सके। और साथ में कहा जाता है कि शेरशाह ने 1700 सराय, इस तरह के 1700 सराय पूरे नेटवर्क, रोड नेटवर्क पे बनाया। जब इतना सारा फैसिलिटी ट्रेडर को मिलने लगा, लॉ एंड ऑर्डर भी हो गया, ट्रेडिंग के लिए इतनी सारी सुविधा भी दी जा रही है, तो ऑटोमेटिकली जो है कि वहाँ पे ट्रेडिंग एम्पायर में जो उनका एम्पायर था, जो सूट डायनेस्टी का एम्पायर था, उसमें ट्रेडिंग काफ़ी डेवलप हुआ। और उस समय जो रोड और सराय का जो नेटवर्क था उसको एम्पायर का आर्टरीज भी कहा जाता था। रोड्स विद सराज वेर कॉल्ड आर्टरीज ऑफ एम्पायर। तो हम लोग देख रहे हैं किस तरह से शेरशाह ने रोड नेटवर्क और लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह का एक ही डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट ही कर डाला, जिसके कारण उनका एम्पायर था काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा रहा। फिर हम क्या देखते हैं कि पहले के समय में जब मुग़ल रूल या सल्तनत रूल था, तो जिस एरिया से भी होके कोई ट्रेडर गुजरता था तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, सब लोग अपना अपना टैक्स वसूलता था। लेकिन शेरशाह सूरी ने सिस्टम को ख़त्म किया और सिर्फ 2 जगह वो टैक्स वसूली का सिस्टम प्रारंभ किया। अगर कोई ईस्टर्न साइड से आ रहा है, बंगाल और बिहार से आ रहा है, तो सिर्फ सिकरी गली में उनको टैक्स देना पड़ता था। और दूसरा था कि अगर वो वेस्टर्न साइड से आ रहे हैं या वेस्टर्न एशिया से आ रहे हैं तो इंडस पे उनको टैक्स देना पड़ता था। बीच में उन्हें कहीं टैक्स नहीं देना पड़ता था।
जिसके कारण आप देख रहे हैं कि जब टैक्स पे भी इतना सारा कंट्रोल हो गया, आप एक्सेसिव टैक्स नहीं ट्रेडर से ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करने की भावना उत्पन्न हुई होगी। और दूसरा बार जब फाइनल जब उस सामान की बिक्री होती थी, उस समय पे वो दूसरा फाइनल टैक्स कलेक्ट होता था। अब है कि अब देखते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था। तो सबसे पहला था कि जो विलेज, लोकल विलेज होता था, उनका एक हेडमैन नियुक्त किया था जिसको मुकद्दम कहा जाता था। और इसी मुकद्दम को शेरशाह सूरी ने रिस्पॉन्सिबल बना दिया था कि अगर उनके विलेज एरिया में किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए मुकद्दम रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको पनिश किया जाएगा। साथ ही शेरशाह सूरी जो है वो गोल्ड, सिल्वर तथा कॉपर का कॉइन्स एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड में ये चलाया, और उसमें जो सिल्वर का रुपया था, जिसको सिल्वर रुपी कॉइन कहा जाता है, शेरशाह के बाद भी कई सौ सालों तक वो लगातार चलता रहा। साथ में जो वेट एंड मेजर्स था, एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर पूरे एम्पायर में लागू करने की कोशिश उन्होंने की। अच्छा, अब हमने देखा कि जो विलेज का रूलर था, विलेज को जो रूल करता था, लोकल विलेज हेडमैन था, मुकद्दम कहलाता था। अब है कि कई विलेज मिलके एक परगना बनता था, जैसे जिसको कि आज के समय में हम डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, और उसका हेड सिकदर होता था। हमने क्या देखा कि एक आज के समय में अगर हम बात करें तो पंचायत था, पंचायत का हेड अगर माना जाए तो मुकद्दम हो गया। कई पंचायत मिला के एक जिला बनता था जिसको कि परगना कहा जाता था, और परगना का जो हेड था वो सिकदर होता था। और साथ साथ में मुंसिफ और आमिल होते थे जो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनमें उनका काम लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करना था। तो सिकदर एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर देखना होता था, व्यवस्था बाग के अरेंजमेंट करना था। जो मुंसिफ और आमिल होते थे वो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते। आपको ये जानना जरूरी है कि आज के समय से पहले इवन ब्रिटिश पीरियड तक जो लैंड रिवेन्यू था वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू था। यही एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू था। मैक्सिमम परसेंटेज जो था वो लैंड रिवेन्यू से ही आता था, जिसके और यही सारे जगह पे खर्च होता था, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो मुंसिफ और आमिल जो था वो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए नियुक्त हुआ। बहुत सारे परगना मिलके एक सिक या सरकार बनता था, जो आज के समय का प्रोविंस कहलाता है। उसका हेड होता था सिकदर सिकदरान एंड मुंसिफ मुंसिफान। हमने क्या देखा, विलेज के हेड के ऊपर कई विलेज मिला के परगना बन रहा है, और कई परगना बना के सिक और सरकार बनता था, जो कि आज के समय का प्रोविंस होता था। प्रोविंस के जो नीचे वाला एरिया था वो होता था, और इसका हेड होता था सिकदर सिकदरान और मुंसिफ मुंसिफान। और नंबर ऑफ सरकार फॉर्म्ड ए प्रोविंस कंट्रोल्ड बाय गवर्नर। और कई इस तरह के सरकार मिला के एक प्रोविंस बनता था, जिसको कि गवर्नर के द्वारा हेड किया जाता था। तो हमने क्या देखा, पहले तो विलेज है, विलेज के बाद परगना है, हाँ, परगना के बाद सरकार है, सरकार के बाद प्रोविंस। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट उन्होंने शेरशाह सूरी ने अपने समय में किया। इसमें साथ साथ क्या है कि एक इसके साथ इसकी पॉलिसी भी कह लें या इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी कह लें, जो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन था। वो हर शेरशाह सूरी जो थे खुद ही सभी डिपार्टमेंट्स का हेड था। उसका जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के मंत्री या नोबल होते थे, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट शेरशाह सूरी नहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ कि शेरशाह सूरी के डेथ के बाद पूरा सिस्टम का एक कोलैप्स हो गया। जैसे आज के समय में क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम है। अगर प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है तो अपना वो देखने के साथ साथ सभी को देखने के साथ साथ डिफरेंट मिनिस्टर बनाए होते हैं, और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपना जो पोर्टफोलियो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही होते हैं, ना कि चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली होते हैं। लेकिन जो अफगान सिस्टम ऑफ रूलिंग था तो उसमें सभी ट्राइबल चीफ और नोबल अपना अपना हिस्सा मांगने लगते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, शेरशाह सूरी ने क्या किया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को अपने में ही सेंटर्ड कर लिया था। जिसके कारण क्या हुआ कि जब डेथ होता है शेरशाह सूरी का, तो पूरा सूर एम्पायर जो है कमज़ोर पड़ जाता है और कोलैप्स करने लगता है। इसके साथ ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही परमानेंट आर्मी का भी रिक्रूटिंग डायरेक्टली शुरू किया। शेरशाह सूरी ने परमानेंट आर्मी रखना शुरू किया, और उसके रिक्रूटमेंट के लिए सोल्जर को डायरेक्ट अपॉइंट करना शुरू कर दिया गया। तो पहले क्या होता था कि जो जमादार होते थे, सिकदर होते थे, वो लोग जो जमींदार या जागीरदार होते थे, वो अपनी सैनिक, वो राजा के लिए जो किंग होता था
ज़रूरत पड़ने पे भेजते थे। तो उसमें जो सोल्जर्स होते थे उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ये नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस सिस्टम को बदलते हुए शेरशाह सूरी ने सोल्जर्स को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, और उसके लिए उन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव रोल और चेहरा बनाना शुरू किया, एक रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्टिव रोल बनाना शुरू किया, जिसमें सभी सोल्जर्स का पूरा डिटेल रहता था, लंबाई, चौड़ाई, वेट, जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था वो रहता था। साथ साथ वो जो हॉर्स आता था, जो युद्ध के लिए लड़ाई के समय में बैटल में जो घोड़े जाते थे, उसकी भी ब्रांडिंग उन्होंने शुरू कर दी। और उसको क्या करते थे कि इम्पीरियल एक तरह का मुहर होता था, वो घोड़े के ऊपर लगा दिया जाता था, ताकि युद्ध के समय उसकी जांच होती थी कि जो घोड़ा आया है युद्ध के मैदान के लिए वो सही है या नहीं है, वो कैपेबल है या नहीं है। इसी तरह का दाग सिस्टम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में लागू किया था, जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। हाउएवर, इसके साथ साथ जहांगीर ये शेरशाह सूरी ने जस्टिस के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस की। उसके हिसाब से जो जस्टिस था वो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इसके लिए क्या है, उन्होंने बहुत सारे काजी जो है डिफरेंट प्लेस पे अपॉइंट किए। काजी होता था जो आज के समय में जज होते हैं, उस समय वो काजी कहलाते थे, और वो डिफरेंट एरिया में उनकी नियुक्ति की गई ताकि लोगों को जस्टिस आसानी से मिल सके। लेकिन इस जस्टिस वाले सिस्टम में शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह ने और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो पहले काजी था कि जो सिस्टम चला रहा है उसी के हिसाब से वो जजमेंट देते थे, लेकिन इस्लाम शाह ने लॉज को कोडिफाइड कर लिया। अब है कि एक सिस्टम लॉ बन गया और उसी कोड ऑफ लॉ के द्वारा कोई डिसीजन दिया जाता था। ऐसा नहीं कि अपने मन से आप कोई डिसीजन दे सकते थे। जब लॉ कोडिफाइड हो गया तो उसमें जो भी वर्णित चीज़ें हैं उसी के हिसाब से आप किसी को पनिश कर सकते हैं या सज़ा सुना सकते हैं। इस्लाम शाह ने, अब हमने देखा था कि जो अफगान सिस्टम के नोबल्स हैं जो बहुत सारा पावर डिमांड कर रहे थे, तो उनके पावर और प्रिविलेज को कंट्रोल करने की कोशिश किया। साथ साथ वो सोल्जर को कैश सैलरी देना शुरू किया। नहीं तो पहले क्या होता था कि सोल्जर को एक गांव दे दिया जाता था और उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वही उसके लिए होता था, या फिर मर्सनरी सोल्जर होते थे। जब युद्ध के बाद जो स्टेट हार जाता था तो उसको लूटने के बाद जो मिलता था वही हिस्सा उस सोल्जर को मिलता था। लेकिन इस्लाम शाह ने कैश सैलरी अपने सोल्जर्स को देना शुरू किया। इसके साथ साथ इतने सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म जो शेरशाह सूरी ने किया, इसके साथ साथ शेर सूरी एक ग्रेट बिल्डर भी थे, ग्रेट आर्किटेक्चर इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने ही समय में सासाराम का ग्रेट टॉम बनवाया, जो कि आज भी अफ़गान आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। अगर कभी मौका मिले तो सासाराम ज़रूर जाइए और सासाराम जाके इसको ज़रूर देखिए, आप समझ में आएगा कि किस तरह का कंसेप्ट रहा होगा उस समय शेरशाह सूरी की। इसके साथ साथ उन्होंने पुराने दिल्ली में एक पुराना किला भी बनवाया। दिल्ली में ओल्ड फोर्ट बनाया जिसको कि हम पुराना किला कहते हैं। साथ साथ उस पुराने किला में एक मस्जिद भी उन्होंने बनवाया था। इसके साथ साथ उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी, नाम सुना होगा आपने, वो उनको भी शेरशाह सूरी ने पैट्रोनाइज किया था। और इन्हीं के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत जो पद्मावती की कहानी है वो उसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के ही द्वारा की गई थी। तो पद्मावत जब विवाद होता है तो इसमें ये भी कहा जाता है कि शायद ये स्टोरी सही है या गलत है, क्योंकि जो एक्चुअल में जब ये इंसिडेंट होता है उसके 300-400 साल के बाद ये कहानी लिखी जाती है मलिक मोहम्मद जायसी का। तो इस संभावना है कि उसमें बहुत सारे जो है अपना इमेजिनेशन या कल्पना का पुट डाला होगा। हाउएवर, शेरशाह सूरी जो है पटना को बिहार का कैपिटल बनाते हैं और यहाँ एक किला भी बनाते हैं। उसके साथ साथ जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है जो कि पाकिस्तान में है, तो वहाँ भी एक किला का निर्माण करते हैं। तो क्या हमने देखता है, हम लोग क्या देखते हैं कि बिहार के साथ साथ NWF में भी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, उन दोनों जगह शेरशाह ने किला का निर्माण कराया हुआ है। मोर ओवर, शेरशाह को बहुत ही लिबरल नहीं कहा जा सकता है। बिगोट नहीं था तो बहुत ज़्यादा लिबरल भी नहीं था, क्योंकि अगर वो लिबरल होता तो जो जजिया टैक्स उस समय हिंदुओं के ऊपर लगाया जा रहा था वो माफ़ कर दिया जाता। लेकिन शेरशाह सूरी ने जजिया टैक्स को लगातार जारी रखा, उसको बंद नहीं किया। इसको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जजिया, क्या शेरशाह सूरी के संबंध में क्या सत्य है। तो क्या जजिया टैक्स उन्होंने माफ़ कर दिया था? नहीं, शेरशाह सूरी ने जजिया टैक्स माफ़ नहीं किया था, वो अनवरत चलता रहा। साथ साथ
जो नोबिलिटी था, जो मेन इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे या फिर जो नोबल्स थे, वो भी एक्सक्लूसिवली अफगानीज होते थे। ऐसा नहीं कि वो इंडियन लोगों को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। वो अफगानी, ज़्यादा से ज़्यादा जो नोबल्स थे वो मैक्सिमम लोग अफगानी ही थे। साथ में इसके कारण क्या हुआ कि सूर्य एम्पायर जो है, जो सूर्य एम्पायर है, वो एक कंबाइंड इंस्टीट्यूशन नहीं होके ज़्यादा ज़्यादा वो अफगान इंस्टीट्यूशन ही रहा। लेकिन बाद में हम देखेंगे हैं कि जब अकबर का रूल आता है तो उसके समय में डिफरेंट जो काइंड ऑफ नोबल्स हैं वो उनके पार्ट होते हैं। उसमें इंडियन भी होते हैं, पर्शियन भी होते हैं, हमारा इवन कि मराठा तक जो होते हैं वो नोबल्स उनमें होते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी के समय में ऐसा नहीं था। मैक्सिमम जो नोबल थे, ज़्यादा से ज़्यादा नोबल्स थे, जो उनके नोबल्स थे वो अफगानी ही थे। थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स, होप कि आप लोग इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। एंड आई थिंक कि हम लोग आगे के सेशन में इसका क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तब हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छे से याद करें, इसको और डिटेल से पढ़ें और हमारे साथ जुड़े रहिए, तो सो दैट कि हम और अच्छे को जो चैप्टर्स हैं आपके लिए ला सकें और इसके प्रिपरेशन में हम आपकी मदद कर सकें। थैंक्स अ लॉट एंड कीप स्टडिंग डियर फ्रेंड। थैंक्स अ लॉट।